नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। बीजेपी ने आम चुनाव के लिए 72 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची अब से कुछ देर पहले जारी कर दी है। इस लिस्ट में 30 मौजूदा सांसदों के टिकट कट गए हैं और 30 को फिर से टिकट दिए गए हैं। अब से कुछ देर पहले ये लिस्ट जारी की गई है। बड़े बड़े लोगों को टिकट मिला है, जैसे नितिन गडकरी को मिल गया है, पीयूष गोयल को टिकट मिल गया है, अनिल बलूनी भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। राज्यसभा की सीट छोड़कर लोकसभा से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। कुछ और बड़े लोगों के टिकट कटे हैं, जिसमें कि निशंक साहब का नाम है उत्तराखंड से, जिसमें तीरथ सिंह रावत का नाम है उत्तराखंड से ही। दिल्ली में दोनों नए नाम घोषित हो गए। दोनों पुराने सांसद हंसराज हंस और गौतम गंभीर नहीं है इस सूची में। तो क्यों इतनी बड़ी हलचल बीजेपी ने अपनी इस नई लिस्ट में की है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, बड़ी खबर है कि 30 सांसदों के टिकट कट गए हैं, क्यों? देखिए, ये तो दूसरी सूची, इसमें 30 के कटे। जो पहली सूची आई थी उसमें 33 के टिकट कटे थे, यानी अभी तक 63 सांसदों के टिकट बीजेपी काट चुकी है। अभी बीजेपी के सांसदों की संख्या 290 है। अगर आप इसका प्रतिशत निकालें तो करीब 21% सांसदों के टिकट बीजेपी काट चुकी है। और अभी तो ये सिर्फ 2 ही सूची आई हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में और कितने नाम कटेंगे। यूपी में अभी फेरिस्तानी, वहाँ पर भी कई नाम कटने। लेकिन बहरहाल जो आपका सवाल है कि क्यों नाम काटे गए, एंटी इनकम्बेंसी, परफॉर्मेंस और जो लगातार मॉनिटरिंग होती रही है पीएमओ से, नमो ऐप के जरिए जो कार्यक्रम दिए गए, क्या उनको ठीक से क्रियान्वयन किया नहीं किया, ये सारे क्राइटेरियाज है जिनके चलते ये टिकट काटे गए हैं। कई बड़े नाम है, आपने नाम बताया रमेश पोखरियाल निशंक का आपने नाम बताया है। अगर मैं राज्यों की बात करूं, सबसे ज़्यादा गाज गिरी है कर्नाटक पर, जो कि मिशन साउथ बीजेपी का है। जो आज नाम घोषित किए गए हैं कर्नाटक में, इनमें आपको मैं बताऊं 11 जो नाम है सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं। तो ये एक बड़ा आंकड़ा कर्नाटक से आ रहा है। महाराष्ट्र में गोपाल प्रताप सिम्हा वगैरह किसी के नाम नहीं है। प्रताप सिम्हा को टिकट काट दिया गया, अनिल हेगड़े का टिकट काट दिया गया। तो यानी जो नफरती भाषण देते हैं, जो इस तरह के भाषण, विवादास्पद भाषण देते हैं, उनकी फहरिस्त भी अब लंबी होती जा रही है। प्रज्ञा ठाकुर, प्रवेश शर्मा का नाम काट दिया, रमेश बिदुड़ी, और अब इनका अनिल हेगड़े का नाम टिकट भी जो है वो काट दिया गया है। और अगर आप राज्यवार देखेंगे तो इस तरह से महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने आज 20 उम्मीदवार घोषित किए, 14 को रिपीट किया है, जबकि 5 सांसदों के टिकट बीजेपी ने वहाँ पर काट दिए। गोपाल शेट्टी की जगह पीयूष गोयल को दिया गया है। जाहिर सी बात है कि पीयूष गोयल को एडजस्ट करना था, इसलिए गोपाल शेट्टी को का टिकट काटा गया है। और बीड़ सीट जो है वहाँ पर प्रीतम मुंडे की जगह उनकी बहन पंकजा मुंडे को दिया गया। ये परिवार की आपस की बात थी बहनों में कि किसको टिकट देना है, तो वो पंकजा मुंडे जो नाराज चली थी उनको भी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। और इसी तरह से उत्तराखंड का आपने जिक्र किया है, वहाँ पर तीरथ सिंह रावत की जगह अनिल बलूनी को दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक की जगह हरिद्वार से त्रिवेंद्र रावत को दिया गया है। हरियाणा की बात कर लेते हैं, जहाँ पर कि खट्टर साहब का नाम है, खट्टर साहब को नाम दिया है। वहाँ पर संजय भाटिया की जगह करनाल से उन्हें टिकट दिया गया है। और सिरसा से सुनीता दुग्गल की जगह टिकट दिया गया अशोक तंवर को, जो कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी होते हुए अब बीजेपी में आए। तो ये बीजेपी ने एक एक करके, लिस्ट काफ़ी लंबी है लेकिन आंकड़े मोटे तौर पर ये बता रहे हैं कि बीजेपी ने पहली जो सूची आई थी उसमें करीब जो है 110 सांसदों को रिपीट किया था, और आज जो सूची है इसमें 30 सांसदों को रिपीट किया। तो यानी 290 में से 140 सांसदों को बीजेपी अभी तक रिपीट कर चुकी है, जबकि 63 के टिकट काट चुकी है। और ये आपको बता दूं कि आने वाले वक्त में ये संख्या और बढ़ेगी। 21% का टिकट कट चुका है और ये संख्या और भी बढ़ सकती है, अखिलेश बता रहे हैं। अभी बीजेपी ने 265 अनाउंसमेंट सीटों के अनाउंसमेंट किए हैं। अभी तो पूरे 543 तक जाने में करीब 180 सीटों का अनाउंसमेंट होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अखिलेश जी, इस पूरी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए थैंक यू सो मच। तो बीजेपी पूरी तरीके से अपने आप को बदलकर इस चुनावों में पेश करने की कवायद कर रही है। बदलता तो मौसम भी है, आबो हवा भी है। आइए बात क्लाइमेट की कर लेते हैं। क्लाइमेट चेंज यानी आबो हवा में बदलाव पूरी दुनिया के सामने नई नई चुनौतियां खड़ी कर रहा है। इन चुनौतियों में से एक नई बड़ी चुनौती सामने आई है, वो है पानी की कमी की, यानी सूखे की। दुनिया के कई देश गर्मियों के महीने में सूखे का सामना करने को मजबूर हैं। भारत भी इससे अलग नहीं है। स्थिति यह है कि गर्मियों से पहले ही कई इलाकों में सूखा पड़ने लगा है। इन इलाकों में शामिल है देश की आईटी कैपिटल मानी जाने वाली बेंगलुरु भी। 1.25 करोड़ से अधिक की आबादी वाले इस शहर का गला मार्च की शुरुआत में ही सूख गया है, वो भी तब जबकि अभी झुलसा देने वाली गर्मी के महीने शुरू भी नहीं हुए हैं। बेंगलुरु में अभी से ही पानी के लिए त्राही त्राही मच गई है। पानी की ये कमी इस आईटी सिटी की उस चमक को फीका कर रही है जिसके लिए देश दुनिया में ये शहर जाना जाता है। ये हाल है इन दिनों बेंगलुरु का।
बेंगलुरु के कई ऊंची ऊंची इमारतों वाली सोसाइटी, जहां के घर 1-1 करोड़ रुपए से कम के नहीं होंगे, वहां के लोग इन दिनों पानी के लिए बाल्टियां और घड़े लेकर नीचे उतरे हुए हैं। बेंगलुरु के पुराने गली मोहल्लों में भी यही हाल है। लोग घंटों पानी के टैंकरों का इंतजार करते हैं और टैंकर आते ही पानी के लिए मार मच जाती है। लोग अपनी नौकरी चाकरी भूलकर घर का पानी जमा करने में जुट जाते हैं। ये बता रहा है कि हमारे विकास की प्राथमिकता कितनी तिरछी है। पानी जैसी मूल जरूरत आगे कैसी पूरी होगी, इस पर सालों से ठीक से काम ही नहीं हुआ, जबकि ये शहर यानी बेंगलुरु दुनिया को बताता है कि आने वाला भविष्य कंप्यूटर की किस तकनीक के सहारे संवरेगा। अब अपना ही भविष्य संवार नहीं पा रहा है। हाल यह है कि तरक्की के आसमान की ओर देखने वाले इस शहर के पैरों के नीचे से पानी गायब हो चुका है। यह हाल तब है जब बेंगलुरु के एक बड़े हिस्से को कावेरी नदी के पानी की सप्लाई की जाती है, लेकिन जहां पर कावेरी नदी के पानी की सप्लाई अभी तक नहीं हो पाई है, वहां पानी के लिए बोरवेल का ही सहारा है। लेकिन इस तेजी से फैलते शहर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पिछले कई सालों में भूमिगत जल की भयानक निकासी की गई है। इसी का नतीजा है कि भूमिगत स्रोत लगभग सूख चुके हैं। बेंगलुरु में करीब 13,900 बोरवेल हैं, जिनमें से 6,900 बोरवेल सूख चुके हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री डी.के. शिव कुमार, जो कि कांग्रेस के संकट मोचक भी हैं, वो डी.के. शिव कुमार बताते हैं कि उनके अपने घर का बोरवेल सूख चुका है। बेंगलुरु को हर रोज 1,450 मिलियन लीटर यानी MLD पानी कावेरी नदी से मिलता है। इसके अलावा 700 MLD पानी भूमिगत स्रोतों से मिलता है, लेकिन भूमिगत स्रोत सूखने से बेंगलुरु अब सूखे से जूझ रहा है। राज्य के जल संसाधन मंत्री शिव कुमार के पास बेंगलुरु के विकास का भी जिम्मा है। उनका कहना है कि शहर में जहां कावेरी का पानी सप्लाई किया जा सकता है, वहां किया जा रहा है, लेकिन शहर की असली समस्या बोरवेल्स के सूखने की है। हालात को संभालने के लिए बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका यानी BBMP और बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड अब पानी की सप्लाई के लिए पानी के टैंकरों का इंतजाम कर रहा है। पानी माफिया पर काबू पाने के लिए 1500 से ज्यादा पानी के टैंकरों को अभी तक रजिस्टर कर लिया गया है और पानी के बाकी टैंकरों के रजिस्ट्रेशन के लिए 15 मार्च की मियाद दे दी गई है। पुलिस, RTO और BBMP इस सब की निगरानी कर रहे हैं ताकि पानी का माफिया या पानी के चोरों को पकड़ा जा सके। शिकायतें मिल रही हैं गैर कानूनी तौर पर सक्रिय टैंकर माफिया लोगों से एक टैंकर पानी के लिए 5,000 रुपए से 6,000 रुपए तक वसूल रहे हैं। डी.के. शिव कुमार के मुताबिक इससे निपटने के लिए निजी बोरवेल से पानी निकालकर सप्लाई की जा रही है और इस पानी की कीमत तय करने के लिए वाटर टैंकर द्वारा तय की जा रही दूरी को आधार बनाया जा रहा है। शिव कुमार के मुताबिक कावेरी के 5वें चरण के तहत बेंगलुरु के आसपास के 110 गांवों को मई के अंत तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। बेंगलुरु को पानी की सप्लाई के लिए आसपास के रामनगरा, मगाड़ी, होस्कोट जैसे इलाकों में सिंचाई के लिए बने बोरवेल्स का भी इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर किया जा सकता है। शिव कुमार का आरोप है कि विपक्षी बीजेपी और जेडीएस गठबंधन पानी की किल्लत पर सियासत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी सरकार पानी माफिया पर काबू पाने की कोशिश में है। हालात क्या हैं, उसके लिए हमारी यह रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। 500 रुपए से 800 रुपए वाला पानी का टैंकर 2000 से 2500 रुपए। शिकायतें बढ़ी तो सरकार ने 800 से 1000 रुपए का रेट तय कर दिया, लेकिन सुनता कौन है? BBMP बोलता है मैं फाइन लगाता हूँ यदि कोई ज्यादा पैसा लेगा। मैं खुद दे रहा हूँ 2000 रुपया। अगर मैं आवाज उठाऊंगा तो वो गली को ही नहीं आता, पानी ही देता नहीं है, तो हम लोग क्या करें, किससे जाके मांगे? दरअसल बेंगलुरु के 40% बोरवेलों में पानी का स्तर नीचे चला गया है और ये सूख गए हैं। 1 करोड़ 40 लाख की आबादी वाले इस शहर में 20% लोग बोरवेल के पानी पर निर्भर हैं। हालांकि जल बोर्ड कह रहा है कि कावेरी नदी के पानी की कमी जुलाई तक नहीं होगी। सख्ती करके कमी दूर करने की कोशिश भी जारी है। कार धोने, पेड़ पौधों में पीने का पानी इस्तेमाल करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना,
स्विमिंग पूल में पीने का पानी डाला तो भी इतना ही जुर्माना। लेकिन अब पानी को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। In couple of instances when Karnataka suffered adverse orders, कई मौकों पर कांग्रेस सरकार ने कोर्ट ऑर्डर को वेलकम किया और कावेरी का पानी तमिलनाडु को दिया। बेंगलुरु उपेक्षा का शिकार हुआ। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने ऐसा सिर्फ अपने गठबंधन के पार्टनर डीएमके को खुश करने के लिए किया। in a move to appease their Indie Alliance partner DMK in Tamil Nadu. हम बीजेपी की तरह फिजूल की बातें नहीं करते। हमारे पास शक्ति है और इसका इस्तेमाल हमने कावेरी बेसिन के किसानों को हमेशा बचाने के लिए किया है। तमिलनाडु को पानी देने का सवाल नहीं है क्योंकि हमारे पास पानी नहीं है और तमिलनाडु ने पानी की मांग भी नहीं की है। यहाँ कर्नाटका में पानी को लेकर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की अपनी दलील है, लेकिन लोगों की समस्या अपनी जगह बनी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि इस महीने के आखिर में बारिश होगी और अगर ऐसा होता है तो लोगों को काफी राहत मिलेगी। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। पानी को लेकर सियासत खूब हो रही है। बेंगलुरु बड़ा शहर है, इसीलिए उसका दर्द भी दूर दूर तक जा रहा है। लेकिन असलियत यह है कि बाकी कर्नाटक की हालत भी खराब हो रही है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के मुताबिक राज्य पिछले 30 से 40 साल में सबसे भयानक सूखे से गुजर रहा है। कर्नाटक ने राज्य के 240 में से 223 तालुका में सूखा घोषित कर दिया है। इनमें से 196 भयानक सूखे से ग्रस्त हैं। यह हालात क्यों है, हमें बताया पानी के क्षेत्र में काम कर रही संस्था वेल लैब्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वीना श्रीनिवासन ने। बैंगलोर में क्या हुआ है कि उसकी आबादी बहुत ज्यादा, अर्बनाइजेशन जो बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा रेट पे इंक्रीज हुआ है। तो 10 साल में बैंगलोर की आबादी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है और हम अभी 12 मिलियन के बारे में मतलब 1.2 करोड़ के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ी ही मतलब 10-15 2030 में प्रोजेक्शन है कि 20 मिलियन मतलब 2 करोड़ की आबादी हो जाएगी। तो हमें ये याद करना चाहिए कि इस तरह की रैपिड अर्बनाइजेशन और रैपिड जो आबादी की बढ़ाई हो रही है, वो कोई भी यूटिलिटी को मतलब मैनेज करने में बहुत ही दिक्कत होगी। तो क्या हुआ है कि बैंगलोर में कि जो सिटी सेंटर में है, सिर्फ वहां पे कावेरी की पाइपलाइन लगी हुई है और जो पेरीफेरी है, जो बाहर की के इलाके हैं जो बैंगलोर में जुड़ी जा रही है, वहां पे कावेरी का पानी भी नहीं है और पूरा जगह इलाका जो है बोरवेल में ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है। अभी एक और चीज है इस ग्राउंड वाटर डिपेंडेंस के बारे में जो हमें ख्याल रखना चाहिए कि ये एरिया जो है हार्ड रॉक एक्वाफर है। तो हार्ड रॉक एक्वाफर में पानी का जो प्रोडक्टिविटी है, बोरवेल का जो प्रोडक्टिविटी है, बहुत ही कम रहती है। वैसे बेंगलुरु के बहाने पानी की किल्लत की हमने जो बात की है वो देश के हर उस शहर पर लागू होती है जो जमीन के नीचे से अंधाधुंध पानी खींच रहे हैं और अपने इस जल स्रोत को सूखा कर रहे हैं। ध्यान रखिए, इसका असर सिर्फ पानी की कमी के तौर पर ही नहीं दिखेगा, बल्कि इससे जमीन भी बैठती जाएगी। इसका एक उदाहरण है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। वहां बोरवेल से भूमिगत पानी इतना निकाल लिया गया कि जकार्ता की जमीन अब धंसने लगी है और उसके ऊपर नए निर्माण का भारी बोझ भी है। समंदर किनारे एक डेल्टा पर बसे जकार्ता की जमीन 1 से 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से नीचे धंस रही है। उत्तरी जकार्ता तो बीते 10 साल में 2.5 मीटर धंस चुका है। जकार्ता अब समुद्र तल से नीचे चला गया है और बड़े इलाकों में समंदर घुसता जा रहा है। इन हालात में इंडोनेशिया को अपनी एक नई राजधानी बनाने को मजबूर होना पड़ रहा है। ये हालात और जगह ना आए, इसीलिए हमें अभी से सतर्क होना होगा, वरना वैसे दिन दूर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब ऐसी खबर की जो आपसे और हमसे सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। हम और आप जब अस्पताल जाते हैं तो इस उम्मीद में कि अगर कोई बीमारी हुई तो उसका इलाज मिल जाएगा, इलाज के लिए दवा भी उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन अगर आपको दी गई दवा नकली निकले तो आपका क्या हाल होगा? जो बीमारी है वो तो है ही, हो सकता है कि कोई नई बीमारी इस गलत दवा खाने से आपको घेर लेगी
और अगर बीमारी कैंसर जैसी घातक हो और उसकी अगर आप गलत दवा खा लें, फर्जी दवा खा लें, तो सोचिए उस मरीज की क्या हालत होगी। दिल्ली में ऐसा ही हुआ है। यहां कैंसर की नकली दवा बेचने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पता चला कि कैंसर की महंगी महंगी दवाएं यहां नकली बिक रही थी। ये गिरोह बड़े ब्रांड्स की खाली शीशियों को हासिल कर उनमें नकली दवा भरकर बेचते थे। पता नहीं इन नकली दवाओं से कितने लोगों की जान अब तक जा चुकी होगी। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर और शुभांग की ये रिपोर्ट देखिए। ये छापेमारी उन मौत के सौदागरों पर है जो कैंसर के मरीजों से भी उनकी सांसें छीन लेना चाहते हैं। दिल्ली में कैंसर की नकली दवाओं के एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है जिसके खतरनाक खुलासे से आपकी संवेदना के तार झनझना उठेंगे। कैंसर की नकली दवाओं के एक ऐसे गिरोह को बेनकाब किया गया है जिसकी करतूतों के बारे में जानने के बाद आप भी सोचेंगे कि इंसान के शरीर में लगा कैंसर ज़्यादा खतरनाक है या सिस्टम और समाज में लगा लालच और भ्रष्टाचार का कैंसर। पहले आप दिल्ली पुलिस की स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह को सुनिए कि कैसे इंसान की जिंदगी के बचे कुचे पलों को नकली दवाओं की सूली पर चढ़ाया जा रहा था। एक आदमी हम लोगों ने पकड़ा है, वो एक कैंसर हॉस्पिटल में जहाँ पे ये दो लोग जो वायल सप्लाई करते थे उनके पास ही एक दुकान थी केमिस्ट की, वो चला रहा था। तो ये लोग जब भी कैंसर पेशेंट से मिलते थे तो ऑब्वियसली जब एक हॉस्पिटल में आप जाते हैं आप वहाँ के स्टाफ पे विश्वास करते हैं। तो ये उन लोगों को बोलते थे कि आप इस पर्टिकुलर दुकान से जा कर के दवाई ले लीजिए तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो उस विश्वास पे ये लोग जाके उस पर्टिकुलर दुकान से दवाई लिया करते थे जहाँ पे नकली दवाई मिलती थी। इसी प्रकार से हम लोगों ने बिहार में भी, मुजफ्फरपुर में भी कल रेड करी थी। एक व्यक्ति वहाँ से भी गिरफ्तार किए गए हैं, उनकी भी मेडिकल शॉप थी। तो ये सारे लोग मेडिकल लाइन से ही जुड़े हुए हैं और लोगों के विश्वास का ये फ़ायदा उठा रहे थे। जब क्राइम ब्रांच का छापा पड़ा तो दिल्ली के मोती नगर में डीएलएफ के 2 फ्लैट्स में दवाइयां बनाई जा रही थी। वहां से बहुत सी खाली शीशी और नकली दवाइयां बरामद की गई। इस सिलसिले में दिल्ली के एक कैंसर हॉस्पिटल से 2 लोग गिरफ्तार किए गए जो इन ब्रांड्स की खाली शीशियों को 5,000 रुपए में बेच रहे थे। फिर इन्हीं खाली शीशियों में नकली दवा डालकर उन्हें बेचा जाता था। अस्पताल में कैंसर पेशेंट्स की जो दवाई आती है उन्हें इस्तेमाल करके उनकी शीशियों को नष्ट करना होता है, लेकिन ये दोनों ही आरोपी ऐसा नहीं करते थे और उन्हें आगे बेचते थे। हॉस्पिटल के साइटोटॉक्सिक डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो वहाँ पे रोज़ कैंसर पेशेंट्स आते हैं। उनकी जो दवाइयाँ होती हैं उसका वायल डिस्ट्रॉय करने की जगह ये वापस छुपा के बाहर निकाल देते थे और बेच देते थे। ऐसे ही ये कई बार पेशेंट्स को ये भी बोला करते थे कि अगर वायल वापस कर दोगे तो उसमें डिस्काउंट मिलेगा। तो उस लालच में भी कई लोग वो वापस कर दिया करते थे, उन वायल्स को भी इकट्ठा कर लेते थे। इसी प्रकार से हम लोगों ने एक और शख्स को पकड़ा है जो हॉस्पिटल्स के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में रहे हैं, कई 2-3 हॉस्पिटल्स में वो रहे हैं। तो वो भी कैंसर पेशेंट्स के रेगुलर संपर्क में थे। तो उनको जब ये समझ में आया कि कितनी महंगी दवाइयाँ हैं तो उन्होंने एक मेडिकल टूरिज़्म की कंपनी भी सेटअप कर ली। उसमें वो विदेशों से लोगों को मेडिकल टूरिज़्म में कैंसर का इलाज कराने के नाम से बुलाते थे और डिस्काउंटेड मेडिसिन दिलवाने के उससे उनको ये दवाएं बेच दिया करते थे। कई बार तो मरीजों से भी कहा जाता था कि अगर वो दवाई को इस्तेमाल करके शीशियां वापस कर देंगे तो उन्हें डिस्काउंट में दवाई दी जाएगी। जब इन सब से जांच शुरू हुई तो पता चला कि उस कैंसर अस्पताल के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक शख्स ने मेडिकल टूरिज्म की कंपनी खोल दी और डिस्काउंट के नाम पर नकली दवाइयां बेचने लगा। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें केमिस्ट से लेकर फार्मासिस्ट तक शामिल हैं। जो 7 रेस्टोरेंट में 2 तो सर्विंग थे एक हॉस्पिटल में, जो कि यही उनका काम था उस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रक्शन का, बट ये डिस्ट्रॉय ना करके उसको आगे बेच रहे थे। एक जिसको ये बेचते थे वो एक्स एम्प्लॉई रहा था, वो छोड़ गया था, इस धंधे में पैसे बनने लग गए तो उसने छोड़ दिया। बाकी जो नीरज है जो मेन सप्लायर आगे बेच रहा था, ये भी कई रिप्यूटेड हॉस्पिटल्स में कैंसर डिपार्टमेंट में
10-15 साल नौकरी कर चुका था। तो इन सबको नीरज और विफिल आगे जो फ्लैट लेके बनवा रहा था, विफिल भी पहले मेडिकल स्टोर वगैरह में काम किया हुआ है। तो इनको क्योंकि एक्सपीरियंस था, इनको पता था ये ऐसे नकली हो सकती है, तो वो उसको कार्रवाई कर रहे थे। इस मामले में बिहार के मुजफ्फरपुर से लेकर दिल्ली तक अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनके नाम विफल जैन, शत, नीरज चौहान, परवेज, कोमल तिवारी, अभिनय कोहली और तुषार चौहान हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक 8 लोगों की गिरफ्तारी के साथ जिस गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है उसका मास्टरमाइंड विफल जैन है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक बड़े कैंसर अस्पताल के 2 कर्मचारी भी हैं। ये लोग 1 से 3 लाख रुपए के इंजेक्शन में 100 रुपए की फंगस की दवा डाल देते थे। अब तक इन्होंने 7,000 से ज्यादा नकली इंजेक्शन बेचे हैं। दिल्ली के मोती नगर और गुरुग्राम में नकली दवाइयां बनाई जाती थी। ये गैंग कैंसर की 9 ब्रांडेड दवाओं के नाम पर नकली दवाएं बेचता था, जिनमें 7 अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड और 2 राष्ट्रीय ब्रांड है। नकली दवाओं का ये काला धंधा बीते 2 साल से चल रहा था। इनके पास से 79 लाख रुपए नकद और 4 करोड़ रुपए की कैंसर की दवाइयां बरामद की गई हैं। अभी तो करीब 4 करोड़ की दवाइयाँ हम लोगों ने यहाँ से बरामद करी हैं। ये 1.5 साल से कर रहे थे। और साथ में जो है काफ़ी कैश भी बरामद हुआ है, जिसमें जैसे मेडिकल टूरिज़्म कंपनी से $18,000 मिले थे। जो फैक्ट्री थी वहाँ पे 89 लाख रुपीज़ मिले थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, उसी का ये फ़ायदा उठा रहे थे। तो हमारी तफ्तीश अभी चल रही है। आज हिंदुस्तान मेडिकल टूरिज्म के हब में बदल चुका है। दुनिया के तमाम देशों के मरीज यहाँ इलाज के लिए इस उम्मीद से आते हैं कि उन्हें सस्ता और अच्छा इलाज मिलेगा, लेकिन उनके साथ कितना बड़ा धोखा ये इंसानियत के दुश्मन कर रहे थे, इसको आप इस बात से समझिए कि इनकी दवाओं की सप्लाई देश के अलग अलग हिस्सों में ही नहीं बल्कि विदेश में भी होती थी। इनमें चीन, अमेरिका, नेपाल से लेकर अफ्रीका के कई देश शामिल हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस गिरोह का भंडाफोड़ तो कर दिया, लेकिन किसी अपने की जिंदगी बचाने में जुटा आम आदमी कैसे नकली दवा के जाल से बचे, डॉक्टर भी सिर्फ बातें ही बना रहे हैं। देखकर ये बताना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी दवाई असली है, कौन सी दवाई नकली है। इसलिए जब भी कोई भी मेडिसिन परचेज करें तो वो ऑथराइज फार्मेसी से प्रॉपर बिल के साथ में और थ्रू प्रॉपर वेंडर के थ्रू परचेज की हुई होनी चाहिए। वैसे डॉक्टर खुद ही बताते हैं कि किसी मरीज को किस दुकान से दवा खरीदनी है। जाहिर है कि ऐसी बातों से ही इस समस्या का हल होगा नहीं। ये तब रुकेगा जब नकली दवाओं के इस कैंसर का खात्मा होगा। कैंसर की नकली दवाइयों पर दिल्ली पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। नए नए इनपुट्स के तहत नए इलाकों में छापेमारी हो रही है और गिरफ्तारी भी की जा रही है। लेकिन ऐसे में उन लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है जो इन कैंसर की दवाइयों को खरीदते हैं। आखिरकार वो लोग क्योंकि डिस्काउंट्स के चक्कर में इन दवाइयों पे ना पड़े और सिर्फ ऑथराइज जगह से ही इन दवाइयों को खरीदें। दिल्ली से कैमरामैन शेख मोमिन के साथ शुभांग सिंह ठाकुर, NDTV इंडिया। ये खबर देखकर वाकई में रूह कांप जाती है कि किस हद तक इंसान गिर सकता है। नकली दवाइयों का ये रैकेट सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। देश भर में नकली दवा बनाने और बेचने वाले गिरोह सक्रिय हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों ही नहीं, सामान्य बीमारियों की दवाओं को भी नकली बनाने का धंधा जोरों पर चल रहा है। पिछले ही दिनों दिल्ली से लगे यूपी के गाजियाबाद जिले में पड़े छापों से नकली दवाओं का एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया। यहां डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और पेन किलर्स के नाम पर संदिग्ध मिश्रण वाली दवाएं पैक की जा रही थीं और उन पर तमाम बड़ी कंपनियों के स्टिकर चिपकाए जा रहे थे। गाजियाबाद में पड़े छापे में 1 करोड़ से ऊपर दवाएं पकड़ी गई। ये दवाएं हैदराबाद से लेकर अमृतसर तक सप्लाई की जा रही थी। पिछले हफ्ते ऐसे ही एक और छापे में उत्तराखंड के रुड़की और कोटद्वार में भी इस तरह के छापे पड़े थे। तेलंगाना पुलिस और ड्रग्स कंट्रोल से जुड़े विभागों की टीमों ने यहां दवाओं के नाम पर चौक और स्टार्च का मिश्रण पैक होते हुए पकड़ा। इन दवाओं पर सिप्ला, ग्लैक्सो, स्मिथलाइन और अन्य बड़ी दवा कंपनियों के स्टिकर चिपकाए गए थे। तेलंगाना पुलिस ने हिमाचल के सिरमौर में भी ऐसी ही नकली दवाओं को बनाते हुए पकड़ा। 33 लाख रुपए से ऊपर की दवाएं बरामद की गई। पिछले हफ्ते दिल्ली में भी पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इन आरोपियों के बयानों के आधार पर उत्तर प्रदेश की शामली में उस फैक्ट्री को भी सील किया जहां ये नकली दवाएं बनाई जा रही थी।
पुलिस ने वहां से भारी मात्रा में नकली दवाएं बरामद भी की थी, जिनकी कीमत करोड़ों में है। इसके अलावा गाजियाबाद के राजेंद्र नगर इलाके में भी नकली दवाएं बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया। गाजियाबाद के भोपुरा में एक गोदाम से भी काफी मात्रा में नकली दवाएं बरामद की गई थी। तो आप देख रहे हैं नकली दवाओं का रैकेट कितना व्यापक और गहरा है, और इन हालात में आम लोगों को भरोसा बनाए रखने के लिए जांच एजेंसियों और पुलिस को निश्चित ही बहुत मेहनत करनी होगी, वरना कई बेगुनाह लोग इन नकली दवाओं के शिकार बनते रहेंगे। क्या आपने भी कभी अपने बच्चों की ड्रेस या किताबों को लेकर स्कूलों की मनमानी झेली है? कई लोगों ने झेली होगी। ये हाल कहां का नहीं है। मध्य प्रदेश को लीजिए, नया शिक्षा सत्र शुरू होने वाला है। निजी स्कूल संचालकों ने मनमानी शुरू कर दी है। हालांकि राजधानी भोपाल में अभिभावकों को राहत देने के लिए कलेक्टर ने स्कूल की मनमानी रोकने के लिए आदेश निकाले हैं, लेकिन बाकी जिलों का क्या हाल है, देखिए ये खास पड़ताल में। कई अभिभावक इन दिनों परेशान हैं क्योंकि स्कूल का नया सेशन शुरू होने वाला है। बच्चों को स्कूल से नई यूनिफॉर्म खरीदने के निर्देश हैं, लेकिन कई जिलों में पेरेंट्स किसी भी दुकान से सामान खरीदने के लिए स्वतंत्र नहीं है। वजह है निजी स्कूलों ने तय दुकानों से ही कॉपी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने की बात कही है, जिससे अभिभावकों पर दबाव बढ़ने लगा है। स्कूल संचालकों ने अभिभावकों को बाध्य करके रखा हुआ है इस चीज़ के लिए कि फलानी दुकान से ही आपको ड्रेस खरीदनी है, फलानी दुकान से ही आपको किताब कॉपी खरीदनी है। अगर वही चीज़ हमें दूसरी दुकान से अगर हमें 100 रुपये की मिल रही तो दूसरी दुकान से 150 रुपये की मिलती है। हमारे लिए बहुत कठिनाई का दौर है ये। वो अपनी कमीशन खोरी के लिए स्कूल संचालक ये काम करते हैं, जिसमें हम लोगों का बहुत नुकसान होता है, और इसमें सरकार को कोई कठोर कदम उठाना चाहिए ताकि ये एक समस्या का हल हो सके। ये हाल सिर्फ जबलपुर का नहीं है, आर्थिक राजधानी इंदौर का भी यही हाल है। एक साल पहले कलेक्टर ने आदेश जारी किए थे कि स्कूल प्रबंधन खरीदारी के लिए अभिभावकों को मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन आदेश अभी भी बेअसर है। स्कूलों की ज्यादा हारागिरी है साहब। ड्रेस है, 2 ड्रेस लाओ, बच्चों को पर कोर्स यहाँ से जहाँ से बोलो वहीं से लो। यानी इस कदर का भारी पड़ता है कि कोर्स और कई जगह का चलाते ही नहीं ये लोग। आपको यहीं से लाना, कोर्स यहीं से लाना। वो ड्रेस का भी ठेका टेलरों को दे दिया है कि आपको ड्रेस यहीं मिलेगी, और वो एक जेब पे मोनो दे देते कि ये लगवाना तो उसके वहीं मिलेगा। उसके अलावा मोनो मिलता ही नहीं, मजबूरी में लेना पड़ती। जो ड्रेस 250 की है वो 550-600 की लेना पड़ती है हमारे को। कलेक्टर ने 1 साल पहले आदेश जारी करा था 2023 में, तो उसका कोई असर हुआ? कोई असर नहीं हुआ साहब। लेकिन भोपाल के अभिभावकों को कलेक्टर ने फिलहाल राहत दी है। उन्होंने आदेश जारी किया है कि जिस स्कूल प्रबंधन ने अभिभावक पर स्कूल या कॉलेज से ही यूनिफॉर्म, किताबें या किसी भी तरह की स्टेशनरी खरीदने का दबाव डाला तो उन्हें कड़ी सजा भुगतनी होगी। यूनिफॉर्म या किताबों के लिए दबाव डालने पर FIR हो सकती है। शिकायत मिलने पर धारा 144 के तहत कार्रवाई होगी। किताबों की लिस्ट स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगानी होगी। शिक्षण सामग्री पर स्कूल या कॉलेज का नाम छपा नहीं होना चाहिए। उल्लंघन पर IPC के सेक्शन 188 के तहत कार्रवाई होगी। बच्चों के माता पिता इसका स्वागत कर रहे हैं। बहुत सही निर्णय है, ये इस पे होना भी चाहिए, क्योंकि स्कूल वाले एक ही जगह से कह देते हैं कि यहीं से किताब खरीदो, यहीं से बिस्ते खरीदो और यहीं से सब कुछ। तो इसके लिए बहुत अच्छा निर्णय लिया और ये पूरे मध्य प्रदेश में होना चाहिए। लेकिन कुछ स्कूल संचालक कह रहे हैं कि बड़े प्राइवेट स्कूल की मनमानी से माता पिता सभी परेशान हो चुके हैं। अब स्कूल वालों की व्यवस्था है, वो किस तरह से देते हैं किताबें, यहाँ भी देते हैं, वहाँ किताबें होती हैं, और उनका स्कूल वालों का अपना व्यवसाय है। मेरा अपना व्यवसाय किताब बेचने का है। कहीं ना कहीं ये जो सरकार का नियम है उसको दरकिनार करके मोनोपोली तो चलती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार NCERT की किताबें, MP बोर्ड की किताबों में से ही परीक्षा ली जाती है, तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत अच्छी है साहब, मैं इससे सहमत हूँ। हाँ, कुछ स्कूलों में ऐसा हो सकता है, मैं इसका अपवाद नहीं कह सकता मैं पूरी तरह से। तो बड़े बड़े स्कूल है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, उनके बारे में मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहता। लेकिन है मार्केट में, हाँ मार्केट में ऐसा है, और इसी वजह से उनको बता दिया जाता है कि आपको वही दुकान पे मिलेगी किताबें। जी हाँ, ये भी सही है आपकी बात। ये मानते हैं ना आप? हाँ, बिल्कुल होता है, ऐसा होता है। लालच तो लगा हुआ है, लालच लगा हुआ है जी। तो निजी स्कूलों में 80% to 90% ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को बताया जाता है। अब कितने % है ये तो मैं नहीं कह सकता,
सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत मान्यताएं और व्यक्तिगत राय होती है, लेकिन मैक्सिमम ऐसा है। लेकिन लोग ऐसा करते हैं। जहां एक और बच्चों के कंधों पर बोझ बढ़ता जा रहा है तो वहीं पेरेंट्स की जेबों पर भी। हर साल इस तरह के आदेश निकाले जाते हैं कि स्कूल संचालक अब अपनी मनमानी नहीं कर सकते, लेकिन इन आदेशों का पालन कभी भी नहीं होता। लगातार पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, मानसिक और आर्थिक रूप से परेशानी झेल रहे हैं, लेकिन इसका अंत कब तक होगा, ये फिलहाल एक सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी की ब्यूरो रिपोर्ट। तो खबरों की खबर में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।